एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 11 के हिस्ट्री के चैप्टर 7 करने जा रहे हैं और ये चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन है। हम देखेंगे यूरोप में किस तरह से कल्चर में बदलाव आया था, किस तरह से लोगों का सोच बदला था और ये सब चीज़ हम इसमें जानेंगे। हम क्वेश्चन से फॉर्म में करेंगे और पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म रेनेसेंस। तो रेनेसेंस होता क्या था, हम इसको समझेंगे। रेनेसेंस, द वर्ड रेनेसेंस मीन्स रीबर्थ, रीबर्थ, री इमर्जेंस और रीसर्जेंस। ठीक है, दिस टर्म कॉमनली यूज्ड बाय हिस्टोरियंस टू डिस्क्राइब कल्चरल चेंजेस ऑफ दैट दिस पीरियड। ठीक है, देखो रेनेसेंस मतलब होता है रीबर्थ, री इमर्जेंस, यानी कि पहले कोई चीज़ था, दोबारा से उस चीज़ को लाने की कोशिश कर रहे थे। हम रेनेसेंस मतलब होता है कि क्लासिकल लर्निंग, क्लासिकल लिटरेचर, आर्ट, साइंस, पॉलिटिक्स जो ग्रीक में था प्लेटो के समय, अरिस्टोटल के समय, आई मीन बीसी में, थर्ड फोर्थ सेंचुरी बीसी में, फोर्थ सेंचुरी बीसी में जो कल्चर था, ट्रेडिशन था, जो डेवलपमेंट आर्ट साइंस लिटरेचर में हुआ था, उस सब चीज़ को दोबारा से 12th-13th सेंचुरी में लेके आना को हम बोलते हैं री इमर्जेंस, या उसी को रेनेसेंस बोलते हैं। ठीक है, सो रेनेसेंस मतलब रीबर्थ, रीबर्थ ऑफ व्हाट, रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ का रीबर्थ होना। ठीक है, और इससे बहुत सारे कल्चरल चेंजेस आए थे इस पीरियड में, उसको हम बोलते हैं रेनेसेंस। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हु वाज नोन एज फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म। हम पढ़ेंगे ह्यूमैनिज्म क्या होता है, लेकिन सिर्फ फादर कौन थे, फ्रांसिस्को पेट्रार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसमें कि नेम द टू मुस्लिम राइटर्स हु वर रिगार्डेड मैन ऑफ विजडम इन इटालियन वर्ल्ड। सो इटालियन वर्ल्ड में ऐसे दो कौन से मुस्लिम राइटर थे जिसको कि बहुत पढ़ा हुआ विद्वान माना जाता है। इब्न सीना एक तो पहला नाम है ये, और दूसरा अल राजी। ठीक है, अल राजी। इब्न सीना कौन थे, एन अरब फिजिशियन, डॉक्टर थे एंड फिलोसोफर ऑफ बुखारा इन सेंट्रल एशिया। ठीक है, दूसरा जो थे ऑथर ऑफ मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया। अल राजी ने एक मेडिकल के एनसाइक्लोपीडिया लिखा था। नेक्स्ट है हु वर ह्यूमनिस्ट। अभी मैंने बताया था ह्यूमनिस्ट कौन थे, या किस आइडिया को ह्यूमनिस्ट बोला जाता है। मेंशन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक हम समझ में आएगा एक्चुअली क्या है ह्यूमनिज्म। ठीक है, सो द वर्ड ह्यूमनिस्ट इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड ह्यूमनिटस। ठीक है, ह्यूमनिटस विच हैड बीन यूज बाय रोमन लॉयर एंड एसेइस्ट सिसेरियो टू मीन कल्चर। बेसिकली ये रोमन लॉयर और स्कॉलर्स ने जिसका नाम था सिसेरो, ठीक है, सिसेरो जो था, इसने इस वर्ड को यूज़ किया था कल्चर का मतलब। ह्यूमनिस्ट मतलब एक कल्चर है, एक एक संस्कृति है जिसको हम ह्यूमनिस्ट बोलते हैं। इन अर्ली 15th सेंचुरी द टर्म ह्यूमनिस्ट वाज यूज्ड फॉर मास्टर हु टॉट ग्रामर, रियोट्रोरिक, पोएट्री, हिस्ट्री, मोरल फिलोसफी। तो जो टीचर जो ये सारी चीज़ पढ़ाते थे, ग्रामर वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, फिलोसफी, पोइट्री वगैरह, ऐसे मास्टर या टीचर को हम क्या बोलते थे, ह्यूमनिस्ट बोलते थे। एज देयर वॉज वाइड स्प्रेड प्रिवेलेंस ऑफ ट्रेड विच यूज्ड टू राइट एग्रीमेंट एक्सेट्रा, लॉ वाज देयर फॉर ए पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी बाय ह्यूमनिस्ट। तो ह्यूमनिस्ट लोग, स्कॉलर जो थे, आमतौर पे लॉ पढ़ते थे, क्योंकि लॉ जो था एक इम्पॉर्टेंट था। क्यों इम्पोर्टेंट था, उस समय ट्रेड वगैरह फ्लरिश हो रहा था और दो व्यापारियों के बीच में एग्रीमेंट होता था, उस एग्रीमेंट को लॉ के फॉर्म देना, ये सब चीज़ के लिए लॉयर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सो लोग ज़्यादा लॉ पढ़ते थे, और ह्यूमनिस्ट जो थे उनके दे ऑल्सो यूज टू स्टडी लॉ। सब्जेक्ट्स विच वर नॉट कनेक्टेड टू रिलीजन वर टॉट बाय ह्यूमनिस्ट। अब यहाँ पे देखो, धार्मिक, धर्म से रिलेटेड चीज़ नहीं, अब जो था लोग सेकुलर चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना शुरू कर दिए थे। ऐसा चीज़ जो दैट वाज नॉट रिलेटेड विथ रिलीजन, जैसे कि क्या था, एम्फेसिस ऑन डिबेट एंड डिस्कशन, जो कि धर्म अलाउ नहीं करता था पहले।
क्रिश्चियन रिलीजन जो था वो बोलता था जो हम बोल रहे हैं वही सही है और उसके ऊपर कोई डिबेट डिस्कशन नहीं होगा। प्रोमोट रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल मतलब होता है साइंटिफिक थॉट लेके आना, जो कि चर्च अलाउ नहीं करता था पहले। क्रिटिसाइज रिलीजियस डॉगमा, जो बहुत सारे ऐसे परंपरा थे जो कि लोग सही नहीं समझते थे, ऐसे चीज़ को क्रिटिसाइज करना। सो ये सब चीज़ जो था आमतौर पे सब्जेक्ट जो था वो कनेक्टेड था, ह्यूमनिस्ट स्कॉलर जो थे इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे। ठीक है। सो अपोज करप्शन इन चर्च, चर्च बहुत ज़्यादा करप्ट हो गया था 12th सेंचुरी से 7th सेंचुरी के बाद 12th 13th सेंचुरी तक, और उस करप्शन को क्रिटिसाइज करना उसको। हाँ, प्रोमोटेड आर्ट एंड लिटरेचर, जो कि पहले अलाउ नहीं था, आर्ट एंड लिटरेचर को प्रमोट करना, बढ़ावा देना, जो अब होना शुरू हो गया। हैड फेथ इन कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, पहले क्या था, धर्म 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 और कुछ था ही नहीं, लेकिन अब इंडिविजुअल को लगने लगा कि वो भी कुछ कर सकते हैं सोसाइटी में, वो भी अपना नाम कमा सकते हैं, वो भी अपने आप को पॉपुलर बना सकते हैं, एंड दे विल बी नोन बाय देयर नेम और देयर जो भी उनका हुनर था उसके बेसिस पे हम जान सकते हैं उसको। सो ऐसा सोच बदलना सोसाइटी में जो कि पहले नहीं था। तो पहले था क्या, तो पहले जो था वो चर्च था, रिलीजन था। मदर मैरी, अगर आपको पेंटिंग करना है तो जीसस क्राइस्ट का पेंटिंग करो, मदर मैरी का पेंटिंग करो। अगर आपको पढ़ना है तो रिलीजियस लिटरेचर पढ़ो। अगर यू आर नॉट सपोज टू क्वेश्चन चर्च, चर्च को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो क्या सही क्या गलत है, चर्च जो भी बोल रहा हो सही है मतलब सही है। सो इस तरह का सोच था पहले, लेकिन अब लोगों ने इस सोच से बाहर निकल के एक अलग सोच डेवलप करने की कोशिश करी, जिसमें कि इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दिया गया था, आर्ट लिटरेचर को, ये सब चीज़ लोगों को राइट टू एक्सप्रेशन दिया गया था, और इसको हम बोलते हैं ह्यूमनिस्ट। ठीक है। अब आता है ह्यूमनिस्ट थॉट दैट दे वर रीस्टोरिंग ट्रू सिविलाइजेशन। किसको ट्रू सिविलाइजेशन कहते हैं, जो रोमन सिविलाइजेशन था, ग्रीक सिविलाइजेशन था, जो कि 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी BC में जो था, एथेन स्पार्टा, उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है। और डार्कनेस फॉर, और आफ्टर सेंचुरी ऑफ डार्कनेस फॉर दे बिलीव दैट द डार्क एज हैड सेट इन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया था 7th सेंचुरी में कंप्लीटली। उसके बाद हम देखते हैं कि डार्क एज शुरू हो गया था। डार्क एज मतलब किस 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 पॉइंट ऑफ व्यू से डार्क एज, इस डार्क एज मतलब होता है वो एज, वो पीरियड जो कि 7th से 12th सेंचुरी तक था, जहाँ पे कि ह्यूमन बीइंग का किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ना साइंस में, ना आर्ट में, ना लिटरेचर में, ना पेंटिंग में, किसी भी तरह का डेवलपमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि चर्च कंट्रोल करता था लोगों को थॉट को। चर्च अगर दिन को रात बोलता है तो हमें रात मानना पड़ेगा। वी आर नॉट सपोज टू क्वेश्चन चर्च। तो इस साइकोलॉजी में हम कैसे अपने आप का अपना अपना डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। सो वही डार्क एज से बाहर निकलना, 13th सेंचुरी के बाद लोगों ने ये सब चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू किया, एंड दैट लेड टू राइज ऑफ ह्यूमनिस्ट। पीरियडाइजेशन यूज बाय ह्यूमनिस्ट एंड बाय लेटर आर 5th to 14th सेंचुरी मिडिल एज बोलते हैं हम, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं। 5th to 9th सेंचुरी द डार्क एज था। ठीक है। 9th to 11th सेंचुरी द अर्ली मिडिल एज, और 11th to 14th सेंचुरी लेट मिडिल एज, और 15th सेंचुरी ऑनवर्ड जो है मॉडर्न एज था। ठीक है। सो ये आपको लर्न करना, बुक में दिया हुआ है, क्योंकि पूछ सकते हैं क्वेश्चन इसके बेसिस पे। मेंशन सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ रेनेसेंस पीरियड। मैंने आपको बताया ना, रेनेसेंस पीरियड मतलब वो पीरियड जब कि धर्म से लोग बाहर निकल रहे थे, लोग अपने बारे में सोच रहे थे। दे स्टार्टेड थिंकिंग देमसेल्फ एज ए ह्यूमन बीइंग हु कैन थिंक इंडिपेंडेंटली। ठीक है। सो हम देखते हैं आर्ट में क्या क्या चेंज आया था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर वर इफेक्टिवली इन ट्रांसमिटिंग ह्यूमनिस्ट आइडिया। सो आर्ट और आर्किटेक्चर के थ्रू ह्यूमनिस्ट आइडिया को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने में मदद मिला। देयर वाज रियलिज्म इन आर्ट एंड लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स एंड स्टैचूज। अब इंसान का लाइफ लाइन, जैसे जैसे लाइफ लाइक पोर्ट्रेट बनाया गया, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई लोगों की, ग्रेट लोगों की, जो कि पहले अलाउ नहीं था। पहले आपको अगर कुछ बनाना है तो मदर मैरी का बनाओ, पहले अगर कुछ कुछ पेंटिंग करना है तो चर्च का पेंटिंग करो। लेकिन अब लोगों ने अपने बारे में अपना मूर्ति बनाना शुरू किया, ग्रेट पर्सन की मूर्ति बनाना शुरू की, कोई जरूरी नहीं हो और धर्म से रिलेटेड हो। आर्टिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय स्टडिंग वर्क ऑफ पास्ट। पास्ट मतलब हम बात करते हैं एंशियंट टाइम की, जबकि ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन बहुत डेवलप था,
उस चीज को कॉपी करने की कोशिश कर, लोग उससे इंस्पायर हुए। इन 1416 डोनाटेलो ब्रोक न्यू ग्राउंड विथ हिज लाइफ लाइक स्टैचू, उसने अपना स्टैचू बनाया जो कि पहले अलाउ नहीं था। ठीक है, अब लोगों ने उस डार्क से बाहर निकले और अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में सोचने लगे। पहले जो था लोग ये सोचते थे, चर्च ये बोलता था कि अगर आपको मरने के बाद अच्छा जिंदगी जीना है तो अभी वो करो जो हम बोलते हैं। लेकिन लोगों को रियलाइज हुआ कि मरने के बाद क्या ज़िंदगी होता है या नहीं होता है किसको पता है, लेकिन अब जो हमारा ज़िंदगी है उसको जियो, अच्छी तरह से जियो। ऐसा सोच को हम रेनेसेंस बोलते हैं। सो आर्टिस्ट वेंट टू लेबोरेटरीज ऑफ मेडिकल स्कूल्स। ठीक है, एंड्रू वेसिलस प्रोफेसर ऑफ पाडुआ यूनिवर्सिटी वाज फर्स्ट टू डिसेक्ट ह्यूमन बॉडी। सो एंड्रू वेसिलस जो था ये पहला एक प्रोफेसर था जिसने ह्यूमन बॉडी को काट के उसका स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करी थी। ये सब चर्च अलाउ नहीं करता था। ठीक है, ऑयल वाज आल्सो यूज्ड एज ए मीडियम फॉर पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग होना शुरू हो गया। ठीक है, एनाटॉमी मतलब शरीर का बनावट, ज्योमेट्री, फिजिक्स एज वेल एज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ व्हाट वाज ब्यूटीफुल गेव ए न्यू क्वालिटी ऑफ इटालियन आर्ट विच वाज कॉल्ड रियलिज्म। रियल मतलब अब इंसान की मूर्ति बनाएगी, उनकी पेंटिंग किया गया, लोगों के बारे में। सो ये इस तरह के आर्ट जो डेवलप हुआ इटली में, दैट इज कॉल्ड रियलिज्म। ठीक है, सो हमने देखा कि आर्ट में किस तरह का चेंजेज आया था रेनेसेंस पीरियड में। रेनेसेंस पीरियड आपको समझ में आ गया होगा, वो पीरियड जिसमें लोग जो थे डार्क से बाहर निकल रहे थे, और वो पीरियड जिसमें कि लोग जो थे एंशियंट पास्ट को, जो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन जो था फ्लरिश कर रहा था, और उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था आर्ट, साइंस, लिटरेचर, पेंटिंग, पॉलिटिक्स वगैरह में। उस चीज़ को दोबारा से कॉपी करके अपने आप को रिलीजन से फ्री करना चाहते थे, और इस सोच को हम बोलते हैं रेनेसेंस और इवन ह्यूमनिस्ट थॉट। ठीक है, आर्किटेक्चर में क्या डेवलपमेंट आया था? सो हमने अभी देखा आर्ट में, आर्किटेक्चर में रूइंस ऑफ रोमन्स वर केयरफुली एक्सकेवेटेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, दिस इंस्पायर्ड न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब जो था कि रोमन सिविलाइजेशन था, उसमें उसमें बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग पैलेसेस बनाए गए थे, लोगों का मूर्ति बनाया गया था, उन सब चीज़ को खुदाई किया गया, उस चीज़ को प्रिजर्व किया गया, और लोग उससे इंस्पायर होके अब उन्होंने उस इंपीरियल मतलब राजा का जो रोमन स्टाइल था उसको उसको क्लासिकल बोल के उससे इंस्पायर होके अब उस चीज़ को बनाना शुरू कर दिए। सो ये भी एक बदलाव आया था आर्किटेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, सम इंडिविजुअल्स वर इक्वली स्किल्ड एज ए पेंटर, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर्स। कौन कौन थे? मैचेलैंजेलो। ठीक है, इसने क्या किया था, ये एक रेनेसेंस पेंटर था, पेंटेड द सीलिंग ऑफ फॉर पोप इन सिस्टाइन चैपल। ठीक है, द स्कल्पचर इज कॉल्ड पीटा एंड हिज डिजाइन ऑफ डूम सेंट पीटर्स चर्च इन रोम। तो इसने एक बहुत अच्छा पेंटिंग किया था चर्च का सीलिंग को, सीलिंग मतलब छत, अंदर से जो छत होता है उसको उसने पेंट किया था, और उसको वो बहुत अच्छा डिजाइन था, अच्छा पेंटिंग था, जिसकी वजह से आज भी हम उसे जानते हैं। दूसरा जो था आर्किटेक्ट था ब्रोंस्की। ठीक है, was designed by a spectacular Doma of Florence and started career as a sculptor. So इसने फ्लोरेंस एक सिटी है वहाँ पे, उसने बहुत अच्छा आर्किटेक्ट डिजाइन किया था चर्च का, उस चर्च का आर्किटेक्चर के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट है नेम द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, विच बुक वाज प्रिंटेड फर्स्ट। तो ठीक है, सबको पता है इसमें जोहानस गुटेनबर्ग, ये जो था ये इसने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया था इनफैक्ट, और फर्स्ट बाइबल को प्रिंट किया गया था, पहला जो बुक था वो बाइबल प्रिंट किया गया था। ठीक है, सो हम नेक्स्ट देखते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंडीशन ऑफ वुमेन इन यूरोप ड्यूरिंग रेनेसेंस पीरियड। सो जब बदलाव, कल्चरल चेंजेज आने लगा तो उस समय कंडीशन ऑफ वुमेन क्या था, स्पेशली अरिस्टोक्रेटिक क्लास का, अरिस्टोक्रेटिक में रिच क्लास के,
और जो लैंडेड क्लास के होते थे या बहुत ही रिच क्लास के लोग होते थे। मेन डोमिनेटेड पब्लिक लाइफ एंड वर द डिसीजन मेकर इन देयर फैमिलीज। तो मेन का अभी भी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था, यानी कि वुमेन का जो जो पोजीशन था वो सेकेंडरी था। दे एजुकेटेड देयर सन्स फॉर द सक्सेशन ऑफ बिजनेस बट नॉट गर्ल्स। उन लोग अपने लड़कियों को पढ़ाते थे, लड़कों को पढ़ाते थे, लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि उनको लगता है लड़का पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर उन लोग उनके उत्तराधिकारी बनेंगे। वुमेन जनरली हैड नो से इन रनिंग बिजनेस। वुमेन का कोई बिजनेस चलाने में किसी भी तरह का बात कोई नहीं सुनता था। मैरिज वॉज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन बिजनेस। तो अगर मान लो दो फैमिली में मैरिज हो रहा था तो इसका मतलब ये था कि दो फैमिली के साथ बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना, बिजनेस अलायंस करना। एज डाउरी वॉज इन्वेस्टेड इन फैमिली बिजनेस। जो भी पैसा मिलता था उसको फैमिली बिजनेस में लगा दिया जाता था, ठीक है। What we arranged, daughters were sent to convent to live the life of a nun। तो अगर मान लो कि कोई फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है अपने बेटियों के लिए, बेटी को डॉरी देने के लिए, दहेज देने के लिए, तो उसे चर्च को समर्पित कर जाता था ऐसे लड़कियों को, और वो एक तरह से नन्स बन जाती थी। पब्लिक रोल ऑफ वेमेन वाज लिमिटेड एंड दे वर लुक्ड अपॉन एज ए कीपर ऑफ हाउस होल्ड। आमतौर पे औरतों का पब्लिक लाइफ जो था बहुत ही सीमित था और वो घर को ही देख रेख करती थी। लेकिन मिडिल क्लास और मर्चेंट क्लास में ऐसा नहीं था, कुछ बदलाव था। इन मिडिल क्लास वुमेन हैड वाइटल रोल इन रनिंग द बिजनेस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी औरतें बिजनेस को चलाने में। एज दे हैंडल शॉप्स व्हेन देयर हस्बैंड वेंट टू अदर प्लेसेस फॉर वर्क। अगर मान लो हस्बैंड कहीं और चले जाते या किसी बिजनेस के पर्पज चले जाते तो औरतें दुकान संभालती थी। वुमेन वर इंटेलेक्चुअली वेरी क्रिएटिव एंड सेंसिटिव अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमनिस्ट एजुकेशन। तो एजुकेशन जब शुरू हुआ ह्यूमनिस्ट एजुकेशन तो औरतें भी उनमें पढ़ने लिखने लगी, स्पेशली मिडिल क्लास या बिजनेस क्लास की औरतें, ठीक है। सो व्हेन एंड बाय हुम द सोसाइटी ऑफ जीसस वाज सेटअप। सो इग्नाटिव लॉयला, ठीक है, सेटअप सोसाइटी ऑफ जीसस इन 1540। सो ये लर्न करना है आपको। नेक्स्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेंटेड बुक्स इन स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ ह्यूमनिज्म। सो हमने देखा ह्यूमनिज्म क्या था पहले, और इस आइडिया को स्प्रेड करने में प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटेड बुक जो था, प्रिंटेड बुक किस तरह से हेल्प किया था। एवरीथिंग विच वॉज रिटन इन इटली ट्रैवल टू अदर कंट्रीज फ्रॉम ग्रेट रेवोल्यूशन, दैट इज प्रिंट रेवोल्यूशन, ठीक है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बाद जो भी चीज़ इटली में लिखा जाता है धीरे धीरे दूसरी जगह फैलना शुरू हो गया, स्प्रेड होना शुरू हो गया। यूरोपियन इंडेप्टेड दिस फ्रॉम चाइना एंड मंगोल रूलर। सो ये जो प्रिंटिंग जो था पहले चाइना में होता था, मंगोलियन रूलर करते थे, बाद में मार्को पोलो चाइना आया तो वहाँ से आइडिया को लेके गया, फाइनली ग्यूटेनबर्ग ने उसको डेवलप किया एज ए प्रिंटिंग प्रेस। ड्यू टू प्रिंटिंग प्रेस बुक्स वर प्रिंटेड इन लार्ज अमाउंट। सो बहुत सारे बुक प्रिंट होना शुरू हो गया और बुक जो था और इससे इन बुकों के थ्रू ह्यूमनिस्ट आइडिया धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। जब व्हेन प्रिंटेड बुक्स वर अवेलेबल इट वाज पॉसिबल टू बाई देम एंड स्टूडेंट डिड नॉट डिपेंड सोलली ऑन द लेक्चर नोट्स। तो अब बुक मार्केट में अवेलेबल हो गया तो अब उन्हें सिर्फ जो जो टीचर लेक्चर दे रहा उसी को डिपेंड नहीं करता था, जो लेक्चर दे रहा उसका बुक भी अवेलेबल होता था, लोग उसको खरीद के पढ़ते भी थे। ड्यू टू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आइडियाज ओपिनियन एंड इन्फॉर्मेशन मूव्ड मोर वाइडली एंड मोर रैपिडली। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होने की वजह से लोगों का सोच, आइडिया, लोगों का विचार हो गया, और इन्फॉर्मेशन आसानी से मूव करने लगा, बहुत फास्ट स्पीड में एक जैसे दूसरी का जाना शुरू हो गया और लोग उस पर डिस्कशन करने लगे। ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ बुक न्यू आइडिया ऑफ ह्यूमनिज्म क्विकली रीच्ड हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड रीडर्स। तो इस तरह से जो लोगों ने बुक्स वगैरह में पब्लिश किए जाते थे ह्यूमनिस्ट आइडिया लोग पढ़ते थे और उससे इन्फ्लुएंस होते थे। ड्यू टू दिस ह्यूमनिस्ट कल्चर स्प्रेड, और ड्यू टू दिस मतलब यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, बुक्स की वजह से ह्यूमनिस्ट कल्चर जो था बहुत ही फास्ट स्प्रेड होने लगा कॉन्टिनेंट में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज एंड इम्पैक्ट। तो हमें इसमें तीन चीज़ है, एक तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन होता क्या था, दूसरी बात है इसका क्या कारण था, और तीसरा इसका इम्पैक्ट या प्रभाव क्या पड़ा था सोसाइटी के ऊपर। तो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट देखो क्या था कि ये एक मूवमेंट था जो कि कैथोलिक चर्च को रिफॉर्म करने का था। सो 1517 मार्टिन लूथर ही in fact initiated Protestant movement. A German launched a campaign against corruption and several vices of church and argued that the person did not need priest to establish contact with God। देखो क्या था, इसने क्या बोला था कि इसने एक कैंपेन शुरू किया था, प्रोटेस्ट शुरू किया था चर्च में जो करप्शन आ गया था उसके खिलाफ।
जो गलत चीज़ें आ गई थी चर्च में उसके खिलाफ। और उसने बोला था कि अगर आपको आमतौर पे चर्च के लोग, चर्च के जो ऑफिशियल थे या चर्च के जो कर्मचारी थे, वो बोलते थे कि अगर आपको भगवान से बात करना तो हमारे थ्रू बात करना पड़ेगा। लेकिन मार्टिन लूथर ने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, यू डोंट नीड ए प्रीस्ट, आपको कोई पुजारी की जरूरत नहीं है भगवान से कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए। ही आस्क्ड हिज फॉलोअर टू हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, फॉर फेथ एलोन कुड गाइड देम टू द राइट लाइफ। वो बोला कि अगर आपको सही जिंदगी जीना है तो भगवान पर विश्वास करो, और ओनली फेथ एलोन आपको गाइड कर सकता है अच्छा जिंदगी जीने के लिए। एंट्री इनटू हेवन, आपको अच्छा अगर भगवान पे फेथ रखोगे तभी आप हेवन जा सकते हो। ये चर्च के लोग आपको हेवन नहीं ले जा सकते। दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। सो एक ऐसा मूवमेंट था जो कि चर्च के करप्शन, चर्च के वाइस, चर्च का जो 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 गलत तरीके थे उसके खिलाफ शुरू किया गया था। और उन्होंने ये बोला था कि अगर आपको भगवान, अगर आपको अच्छा ज़िंदगी जीना है, हेवन में जाना है, तो आपको भगवान के ऊपर गुड फेथ लाना बहुत ज़रूरी है, और फेथ एलोन कैन टेक यू टू दैट प्लेस। कॉजेज क्या था, इसका कारण क्या था? क्लर्जी पीपल सेल इंडल्जेंसेस, डॉक्यूमेंट्स विच apparently freed the buyers from the burden of sin he had committed। मान लो कोई आदमी कोई किसी भी तरह का सिन कमिट करता है, मर्डर कर देता है, रेप कर देता है, और अगर जाके वो चर्च से इंडल्जेंसेस का एक डॉक्यूमेंट खरीद लेता है जिसको इंडल्जेंसेस बोलते हैं, और उस डॉक्यूमेंट के पैसा दे के वो डॉक्यूमेंट मिलता था, और इस तरह से चर्च जो था उसको उस पाप से मुक्त कर देता था। तो एक तरह से चर्च जो था, किसी भी आदमी अगर पैसा वाला है वहाँ पैसा दे के वो अपना कोई भी क्राइम करे लेकिन उससे फ्री हो सकता था। सो ये कितना बहुत ज़्यादा करप्शन था चर्च में। द क्रिश्चियन केम टू नोन फ्रॉम प्रिंटेड ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इन लोकल लैंग्वेजेस दैट देयर रिलीजन डिड नॉट परमिट सच प्रैक्टिसेस। जब उनका जो बाइबल था उसको लोकल लैंग्वेज में पब्लिश किया गया प्रिंट के थ्रू, तो लोगों को लगा कि ये सब चीज़ तो हमारे रिलीजन में है ही नहीं। चर्च के जो लोग हैं वो लोग अपने फ़ायदे के लिए बाइबल को मैनिपुलेट करके सबके सामने रख रहे हैं और उससे अपना फ़ायदा उठा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये चीज़ कारण था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का। इम्पैक्ट क्या था? फॉलोअर्स ऑफ कैथोलिक चर्च स्टार्टेड काउंटर रेवोल्यूशन। अब जब चर्च को लगा, जो पुराना चर्च था, कैथोलिक चर्च था, उनको लगा कि प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन आने की वजह से बहुत सारे लोग छोड़ के कैथोलिक चर्च को छोड़ के प्रोटेस्टेंट रिलीजन में ज्वाइन हो रहे हैं। तो उन्होंने अपने काउंटर रेवोल्यूशन किया। इन्होंने भी रेवोल्यूशन शुरू किया अपने कैथोलिक चर्च को बचाने के लिए। द रूलर्स ऑफ इंग्लैंड एंडेड द कनेक्शन विद द पोप, द किंग क्वीन फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स द हेड ऑफ द चर्च, ठीक है, हेड ऑफ द चर्च। कैथोलिक चर्च अलाउड प्रोटेस्टेंट टू वर्शिप एज दे चूज इन मेनी पार्ट ऑफ द यूरोप, फ्रांस। अब देखो क्या हुआ कि पहला तो मैंने ये बताया था कि जो जो कैथोलिक चर्च के लोग थे उन्होंने अपने को बचाने के लिए काउंटर रेवोल्यूशन रिफॉर्मेशन शुरू किया, ठीक है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन से। जो इंग्लैंड के रूलर थे उन्होंने अपना कनेक्शन पोप से ख़त्म कर दिया, ठीक है, और किंग और क्वीन जो थी वो अब हेड हो गई चर्च की, ना कि पोप। पोप जो था सबसे बड़ा पोस्ट है चर्च का, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च में रहता है। कैथोलिक चर्च अलाउड प्रोटेस्टेंट, अब देखो इन्होंने बोला कि ठीक है प्रोटेस्टेंट भी आके कैथोलिक चर्च में पूजा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे उनको मर्जी वैसे पूजा पाठ कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, यूरोप में, फ्रांस में और भी कर। कैथोलिक चर्च बिगिन टू रिफॉर्म इटसेल्फ, वो अपने आप को जो भी कमी था उसको सही करने लगे, जिससे कि लोग जो है छोड़ के कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट में ना जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है हु वर एनाबैप्टिस्ट एंड जीसुइट्स, ठीक है। एनाबैप्टिस्ट और जीसुइट्स कौन थे? एनाबैप्टिस्ट वर द जर्मन रिफॉर्मर्स हु वर मोर रैडिकल एंड दे, देखो ये जर्मन रिफॉर्मर थे, जर्मन सुधारक थे, ये ज़्यादा रेडिकल थे देन मार्टिन लूथर। दे ब्लेंडेड द आइडिया ऑफ साल्वेशन विद द एंड ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑपरेशन। इनको बोला ना, इन्होंने क्या किया, साल्वेशन मतलब मुक्ति, मुक्ति पाना, साल्वेशन मतलब मुक्ति पाना। और इन्होंने इसको ऐड कर दिया कि अगर सोशल ऑपरेशन नहीं होगा, अगर समाज में जो लोअर स्टाटा के लोग हैं अगर उनको नहीं दबाया जाएगा, वो फ्री रहेंगे, देन ओनली इट इज पॉसिबल टू अटेन साल्वेशन।
मुक्ति पाना तभी पॉसिबल है। दे बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल एज क्रिएटेड बाय गॉड। तो उन्होंने बोला कि सब लोग जो है बराबर होते हैं, सब भगवान ने सबको बराबर बनाया है और सबको एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली। द फॉलोअर ऑफ सोसाइटी ऑफ जीसस वर कॉल्ड जीसुइट्स, ठीक है, whose mission was to serve the poor and to widen their knowledge of other culture। तो ये थोड़ा ज़्यादा लिबरल थे। इनका मानना था इस सोसाइटी का, सोसाइटी ऑफ जीसस का, कि हमें आइडिया ऑफ रिलीजन को स्प्रेड करना चाहिए और गरीब लोगों को मदद करना चाहिए, ठीक है, और दूसरे कल्चर के साथ मिक्सअप होना चाहिए। देन ओनली इट इज पॉसिबल टू मेक देयर रिलीजन मोर वाइड स्प्रेड, ठीक है। सो नेक्स्ट, हाउ डिड जैकब बर्कहार्ड व्यू हिस्ट्री, मेंशन द बुक रिटन बाय हिम। देखो, जैकब बर्कहार्ड viewed history by using the term renaissance या rebirth to describe the cultural changes of this period। तो इसने ये वर्ड यूज किया था जैकब ने, रेनेसेंस, रीबर्थ का वर्ड, ठीक है। और ये बोला था इसमें कल्चरल चेंज आया था, संस्कृति में बदलाव आया था। अकॉर्डिंग टू हिम हिस्ट्री वाज एज मच कंसर्न विद कल्चर एज विद पॉलिटिक्स। तो हिस्ट्री जो था कल्चर से भी कंसर्न है और पॉलिटिक्स से भी कंसर्न है, और दोनों में इस समय बदलाव आना शुरू हो गया था। जो बुक उसने लिखा था सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसेंस, यही बुक था। सो एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है, नेम द बुक रिटन बाय जैकब, ठीक है। हु और मैचेलेंजेलो, मेंशन हिज इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो मैचेलेंजेलो जो था एक रेनेसेंस मैन था, एक ऐसा इंसान था जो कि रेनेसेंस पीरियड में इसका जन्म हुआ था, जब चीज़ बदल रहा था, लोगों का सोच बदल रहा था। हु वाज ऑल राउंडर इन ऑल प्रैक्टिसेस। ही वाज एन आर्किटेक्ट भी था, स्कल्पचर भी था, मूर्ति आर्किटेक्ट, बिल्डिंग वगैरह बनाना या मूर्ति कला में बहुत ज़्यादा माहिर था। ही वाज इमोर्टलाइज बाय द सीलिंग ही पेंटेड फॉर पोप इन सिस्टाइन चैपल। सिस्टाइन चैपल में तो चर्च होता है, सिस्टाइन चैपल में उसने सीलिंग को इतने अच्छे से पेंटिंग किया था कि उसको अपने आप को इमोर्टलाइज कर दिया था, यानी कि उस पेंटिंग के थ्रू आज भी अमर है। द स्कल्पचर कॉल्ड द पीता, ठीक है, एंड हिज डिजाइन डूम ऑफ सेंट पीटर्स चर्च ऑल इन रोम। तो ये सब रोम में उसने बहुत सारे ऐसे पेंटिंग किए थे जिसकी वजह से वो इमोर्टलाइज हो गया था, अमर हो गया था, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोपरनिकस रेवोल्यूशन, साइंस में रेवोल्यूशन जो आया था। इन अर्ली टाइम्स क्रिश्चियंस हैड बिलीव दैट द अर्थ वाज सिनफुल प्लेस एंड हैविली बर्डन, सिन मेड इट इमूवेबल। तो अर्थ जो था ना एक ऐसा जगह है जो कि बहुत ज़्यादा सिन, पाप है इसके ऊपर, और बिकॉज ऑफ हैवी बर्डन ऑफ सिन, ज़्यादा पाप के बोझ से अर्थ जो है मूव नहीं करे, एक जगह फिक्स हो गया, ऐसा क्रिश्चियन कैथोलिक चर्च मानता था रेनेसेंस से पहले, ठीक है। द अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स अराउंड विच मूव द सेलेस्टियल बॉडी। सो आज हम क्या मानते हैं, आज हम मानते हैं सन जो है सेंटर में है और बाकी सारे अर्थ वगैरह इसके चारों तरफ घूमते हैं। वो क्या मानते थे, अर्थ सेंटर में है और बाकी सारे सेलेस्टियल जो हेवनली बॉडी है इसके इर्द गिर्द घूमता है, ऐसा चर्च ने बोल रखा था। बट द टर्निंग पॉइंट ऑफ यूरोपियन साइंस केम विद द वर्क ऑफ कॉपरनिकस। लेकिन कॉपरनिकस एक साइंटिस्ट था, उसने एक कंटेम्प्रेरी ऑफ मार्टिन ल्यूथर था ये भी, 15th सेंचुरी में। कॉपरनिकस asserted that the planet including अर्थ रोटेट राउंड द सन। तो इसने, कॉपरनिकस ने पहली बार बोला था कि सन के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट मूव करते हैं, जो कि आज हम साइंस यही बोलता है। बट कॉपरनिकस वाज अफ्रेड टू पब्लिश पॉसिबल रिएक्शन ऑफ हिज थ्योरी by traditional clergyman. Due to this reason he did not want his manuscript revolution बस द रोटेशन। तो इसने जो ये थ्योरी डेवलप किया था कि अर्थ जो है सेंटर में है और बाकी सारे प्लैनेट इसके चारों तरफ घूमते हैं, सेलेस्टियल बॉडी, ये उसने थ्योरी डेवलप तो किया था लेकिन पब्लिश नहीं कर पाया, क्योंकि चर्च के डर से। चर्च जो थे ऐसे, क्योंकि ये चर्च के खिलाफ था, चर्च का सोच था कि अर्थ फ्लैट है और जो सेंटर है उसके खिलाफ ये बोल रहा था, तो चर्च इसको हो सकता था
पनिशमेंट मिल सकता था, इससे डेथ भी हो सकता था। ऑन हिज डेथ बेड ही गेव इट टू हिज फॉलोअर रिटिकस, ठीक है। पीपल टुक टाइम टू एक्सेप्ट द थ्योरी, धीरे टाइम लगा लोगों को, लेकिन लोग समझ गए कि हाँ यही सही है। दिस रेवोल्यूशन ऑफ साइंस लेटर ऑन नोन एज ए कॉपर, इसी को हम कोपरनिकस रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। कि अर्थ जो है सेंटर में नहीं है, बल्कि सन सेंटर में है और अर्थ उसके चारों तरफ घूमता है, यही कोपरनिकस रेवोल्यूशन है। वाज देयर ए यूरोपियन रेनेसेंस इन 14th सेंचुरी, क्या 14th सेंचुरी में यूरोप में रेनेसेंस हुआ था, रीबर्थ हुआ था? The 14th century, in 14th century, the Greek and Roman civilizations were reborn at this time, and scholars of his period substituted the pre-Christian world view for the Christian one. तो यहाँ प्री क्रिश्चियन और क्रिश्चियन, आपको पता है क्रिश्चियनिटी फर्स्ट सेंचुरी में आया था, और उससे पहले जो था रोमन सिविलाइजेशन और ग्रीक सिविलाइजेशन था। तो इस चीज़ को दोबारा लाना, ठीक है, प्री क्रिश्चियन वर्ल्ड को क्रिश्चियन वर्ल्ड में डार्क एज के बाद दोबारा से यूरोप में लेके आना, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रिलीजन्स कंटिन्यू टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफ इन दैट पीरियड। इस समय भी ऐसी बात नहीं था कि पहले जो था धर्म बहुत इंपॉर्टेंट था, लोगों का पूरा लाइफ जो था वो धर्म के ऊपर डिपेंड करता था। कल्चरल चेंजेज इन यूरोप एट दैट टाइम वर नॉट शेप्ड बाय ए क्लासिकल सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीस। तो ऐसा लोगों का मानना है कि जो जो यूरोप वर नॉट शेप्ड बाय, कि जो जो रेवोल्यूशन हुआ था, कल्चर में चेंज आया था, वो सिर्फ क्लासिकल सिविलाइजेशन रोम और ग्रीस से ही इन्फ्लुएंस नहीं था। एन इंपॉर्टेंट चेंजेस ऑफ दिस पीरियड सेपरेटेड प्राइवेट एंड पब्लिक स्पीयर्स ऑफ लाइफ, इन विच पब्लिक स्पीयर्स मेन द एरिया ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर्मल रिलीजन, ठीक है। तो प्राइवेट जो था इंक्लूडेड फैमिली और पर्सनल लाइफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और बदलाव आया था प्राइवेट और पब्लिक में। पब्लिक जो था आमतौर पे गवर्नमेंट या फॉर्मल रिलीजन, गवर्नमेंट का एरिया या पब्लिक एरिया हो गया, लेकिन प्राइवेट जो था वो लोगों का फैमिली और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड था। अब लोग जो थे, एंड द इंडिविजुअल हैड ए प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, एक आदमी हो सकता है प्राइवेट भी लाइफ प्ले करे और पब्लिक लाइफ भी प्ले करे, अनदर, ये एक डेवलपमेंट था, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो कल्चरल रिफॉर्म हुआ था, कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था, वो सिर्फ एंशियंट रोम और ग्रीक से इन्फ्लुएंस नहीं था, बल्कि उस समय बहुत सारे चेंजेस आए थे समाज में, और उस चेंज में एक पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के बारे में बताया हुआ है। और दूसरा जो बताया, अनदर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज दैट डिफरेंट रीजन ऑफ यूरोप स्टार्टेड टू हैव देयर सेपरेट सेंस ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड अपॉन लैंग्वेज। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे यूरोप में बहुत सारे सेपरेट आइडेंटिटी पहचान, लोग अपने आप को उस लैंग्वेज से एसोसिएट करते थे। यूरोप वाज नाउ डिजॉल्विंग इनटू स्टेट, अब स्टेट नेशन स्टेट हमारा हो रहा था, ईच यूनाइटेड बाय द कॉमन लैंग्वेज। और ये भी एक कारण था जिसकी वजह से जो था चर्च का रोल है कम होने लगा, स्टेट धीरे धीरे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा लोगों के लाइफ में। सो सो तो हम ये बोलना गलत है कि सिर्फ एंशियंट ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन रेनेसेंस को इन्फ्लुएंस किया था। राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय अरब इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो अरब ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ये भी हम देखते हैं अरब के लोगों ने, ठीक है। इन 14th century many scholars begin to read translated work of Greek writers like Plato and Aristotle। आपको बताया मैंने कि जो जो एंशियंट रोम और ग्रीस थे, वहाँ पे प्लेटो और अरिस्टोटल रहते थे, एथेंस स्पार्टा में, ग्रीक सिटी स्टेट था, और ये बहुत बड़े स्कॉलर थे। इन्होंने बुक्स हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट पे लिखा है, और यही बुक जो था जो इस अरब स्कॉलर थे उनके पास पहुंचा, उन्होंने इसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करके उसको पढ़ा, ठीक है। अरब ट्रांसलेटर्स हु हैड केयरफुली प्रिजर्व्ड एंड ट्रांसलेटेड एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट, दीज वर द डॉक्यूमेंट इन वर्क ऑफ नेचुरल साइंस के बारे में था, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, केमिस्ट्री, इन सब बुक जो थे, जो कि ग्रीक के फिलोसोफरों ने लिखा था, वो अरब लोगों ने ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करके प्रिजर्व करा और उसको पढ़ा। टू मुस्लिम राइटर्स हु रिगार्डेड एज ए मैन ऑफ विजडम इन इटली, दो थे जो कि इटली में थे हालांकि, और ये मुस्लिम थे। इब्न सीना जो फिलोसफर ऑफ बुखारा इन सेंट्रल एशिया, और दूसरा अल रिजा ऑथर ऑफ मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया। तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया मेडिकल साइंस में। इब्न रश्द tried to resolve the tension between the philosophical knowledge and the religious belief। तो इसने ये बोला कि
फिलोसॉफिकल नॉलेज अलग चीज़ है और धार्मिक सोच जो है अलग चीज़ है। और इस तरह से ही ट्राई टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट और टू सम एक्सटेंट। और लोगों का सोच जो है कि पहले जो लोग ये मानते थे धर्म ही सब कुछ है, हमारा सोच जो है धर्म से ही रिलेटेड होना चाहिए, बट अब ऐसा नहीं है। लोग साइंस, आर्ट और लिटरेचर के बारे में भी पढ़ना शुरू कर दिए। वेयर वाज अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज इन यूरोप सेटअप। तो सबसे अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी जो था पाडुआ था, और दूसरा बोलाग्ना इन इटली, ठीक है, जहाँ पे लीगल स्टडीज पढ़ाया जाता है 11वीं सेंचुरी में। राइट अबाउट द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटी। इटालियन सिटी कैसे रिवाइव हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इटली में सिटी कैसे फिर से दोबारा से इमर्ज होने लगा, पावरफुल सेंटर ऑफ बिजनेस हो गया। आफ्टर द फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर मेनी इंपॉर्टेंट इटालियन टाउन्स फेल इनटू रूइन। तो जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो गया तो बहुत सारे इटली में जो भी बड़े बड़े सिटी थे वो बर्बाद हो गए। देयर वॉज वेरी डेवलपमेंट दैट हेल्प इन द रिवाइवल ऑफ इट। यही इटालियन कल्चर को रिवाइव करने में मदद किया। कैसे? विद द ट्रेड एक्सपेंशन द पोर्ट ऑफ इटालियन कोस्ट रिवाइव। जैसे जैसे ट्रेड शुरू हुआ, ट्रेड बढ़ना शुरू हुआ, अब यूरोप के लोग जो थे दूसरे कॉन्टिनेंट से ट्रेड करने लगे, तो वहाँ पे जो पोर्ट था, पोर्ट मतलब बंदरगाह जहाँ से सामान दूसरे देशों में शी के थ्रू भेजा भेजा जाता था, वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गया। फ्रॉम 12th सेंचुरी द ट्रेड बिटवीन मंगोल्स एंड द चाइना एंड द ट्रेड बिटवीन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इंक्रीज्ड। सो 12th सेंचुरी में देखते हैं कि दोबारा से चाइना, मंगोलिया और यूरोपियन के बीच में ट्रेड शुरू हो गया। इटालियन टाउन्स प्लेड ए क्रूशियल रोल, और उसमें इटली के जो टाउन थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बहुत पैसा अर्न किया उन्होंने, और इस तरह से शहर जो था दोबारा से प्रॉस्पर होने लगा। इंपॉर्टेंट वाइब्रेंट सिटीज वर वेनिस एंड जियो वेनिस था, ठीक है, और जेनोवा था। ये दो सिटी थे, वेनिस और जेनोवा, बहुत इंपॉर्टेंट थे इटालियन सिटी। रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट पार्टिसिपेटेड इन द गवर्नेंस ऑफ सिटी। और यहाँ पे जो सिटी का देख रेख जो था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो बैंकर्स के हाथों में होता था, बड़े बड़े मर्चेंट के हाथ में होता था, ना कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में होता था। एंड गेव द आइडिया ऑफ सिटीजन्स। तो इस तरह से सिटीजनशिप जो था वो इमर्ज हुआ यहाँ पे। वाई वर इटालियन टाउन्स फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द आइडिया ऑफ ह्यूमैनिज्म। तो इटालियन टाउन में ही क्यों ह्यूमनिस्ट आइडिया पहले स्प्रेड हुआ। यूनिवर्सिटी वर फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड हियर टू स्प्रेड एजुकेशन। एजुकेशन सबसे पहले इटालियन टाउन में ही डेवलप हुआ, तो इसलिए यहाँ पे लोग एजुकेटेड थे। हियर ए नंबर ऑफ क्लासिकल बुक्स वर रिटन एंड कंपोज बाय बोथ रोमन एंड ग्रीक स्कॉलर्स। तो जो रोमन स्कॉलर थे, ग्रीक स्कॉलर, उन्होंने बहुत सारे क्लासिकल बुक, क्लासिकल मतलब यहाँ पे जो एंशियंट ग्रीक और रोमन एम्पायर में जो बुक्स वगैरह थे उसको उन्होंने लिखा और पब्लिश किया, ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमनिस्ट वर फर्स्ट बिगिन टू टीच इन इटालियन स्कूल्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। तो इसलिए ह्यूमनिस्ट आइडिया जो था सबसे पहले इटली में फैला था, वहाँ पे एजुकेशन स्प्रेड होने लगा था। व्हाट वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टॉलेमी एल्मेगिस्ट, ठीक है। सो टॉलेमी एल्मेगिस्ट वाज द वर्क ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी स्टार्स वगैरह गेजिंग उसको बोलते हैं। इट वाज रिटन इन ग्रीक बिफोर 140 सी, ठीक है, एंड लेटर इट वाज ट्रांसलेटेड इन अरेबिक लैंग्वेज में। इट कैरी द अरेबिक डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स ए एल विच ब्रिंग आउट अरेबिक कनेक्शन। तो यहाँ पे हम ए एल अल अल लिखा हुआ है, तो अल से हम बोल सकते हैं कि ये अरब के देशों ने इसको ट्रांसलेट किया था, और इसी तरह से यहाँ पे अरेबिक इन्फ्लुएंस देखा जाता है इस बुक में। रेनेसेंस स्टार्टेड अ न्यू एज एक्सप्लेन, ठीक है। रेनेसेंस जो था एक नया एज लेके आया था। कैसे पता है आपको? तो मॉडर्न एज बिगिन विद द रेनेसेंस। जब मॉडर्न कब से शुरू हुआ हमने ऊपर देखा था, और 13th सेंचुरी, और वो जो था रेनेसेंस से ही शुरू हुआ था। एंशियंट एंड मिडिवल एजम्पशन स्टार्टेड टू एबोलिश इन दिस एज। जो जो पुराना सोच था या जो चर्च का डोमिनेंस था, ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया इस पीरियड में। ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमनिस्ट लाइफ सॉ चेंजेस इन दिस। तो हर हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में चेंजेस हमें देखने को मिलता है। द नंबर ऑफ न्यू साइंटिफिक इन्वेंशंस वर मेड एंड न्यू आइडियोलॉजीज केम इनटू बीइंग इन फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो आर्ट और लिटरेचर में बहुत सारे नए नए आइडियोलॉजी है, नए नए सोच डेवलप हुए, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, और ऑल दीज थिंग्स वर नथिंग बट रेनेसेंस। ये सारे चीज़ जो था एक तरह से रेनेसेंस से ही जोड़ता है, और ये सारा चीज़ एक तरह से मॉडर्न एज था, न्यू एज था।
सो हम ये बोल सकते हैं कि रेनेसेंस जब शुरू हुआ तो न्यू एज शुरू हुआ, वो एज जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी ये सब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगा। लोग सुपरस्टिशियस बिलीफ से बाहर निकलने लगे और ऐसे सोच जो था उसको हम न्यू एज बोलते हैं, दैट स्टार्टेड विथ रेनेसेंस। सो थैंक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।